आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। GHQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है जिसमें हुकूमत से अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त की गई है। ख़त में इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ आइन के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की भी इस्तदा की गई है। बिल्कुल, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे से। जी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जनरल हेडक्वार्टर की जानिब से जो खत लिखा गया है वो वाकई हुकूमत को मौसूल हो गया और इस खत में कहा गया है कि कीनिया पुलिस के हाथों सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तफसीली तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त की गई थी और उसके साथ ही ये इस्तदा भी की गई है कि उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो भाम पैदा कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अब वफाकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर इस खत के बाद एक जुडिशल कमीशन जो है जुडिशल इंक्वायरी कराने का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से फैसला किया गया और आला सतह की तहकीकात वो की जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के मसाइल क्यों हैं और बैरून मुल्क क्या वाक़या पेश आया और वो किस तरीके से ट्रैवल कर रहे थे। तो ये सारे तमाम मामलात हैं जिनकी अब जुडिशल इंक्वायरी भी की जाएगी और कीनिया की हुकूमत से जो वो भी मुसलसल राब्ते में हुकूमत पाकिस्तान, दफ्तर खारजा और दीगर इदारे हैं। तो तमाम तहकीकात जो है वो अभी कराने का फैसला किया गया और ये वाज़ेह तौर पर ये भी कहा गया है कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनके मुताबिक भी आईन पाकिस्तान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा उस्मान, इसके साथ साथ हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इससे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मीडिया की तरफ से भी और उनकी फैमिली की भी ये दरख्वास्त थी कि इसकी आला सतही तहकीकात होनी चाहिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर इत्तलात ने भी इस हवाले से अहम किरदार अदा किया और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन जो है वो बनाने की मंजूरी दे दी गई है। उसके जो बाकायदा बाकी मामलात हैं वो भी तय किए जाएंगे और अदालती कमीशन के सरबराह हक़ाइक़ के तयन के लिए सिविल सोसाइटी और मीडिया से भी उसमें नुमाइंदगी हो सकेगी और चूँकि हक़ाइक़ सामने लाने हैं इसलिए वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये फैसला किया गया और हाई कोर्ट का जज जो है वो। ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया है। नदीम साहब, जिस तरीके से अब हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है और इसमें हुकूमत से अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की दरख्वास्त की गई है, तो कैसे देख रहे हैं आपको इस सारी सूरत हाल को? कैसे चलने वाली है सारी डेवलपमेंट? क्योंकि उनकी फैमिली की जानिब से भी जो वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे उन्होंने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था। इंटरनेशनली भी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे कुछ इबाम पैदा होता है। इबाम भी कुछ अजीबोगरीब नौयत का इस तरीके से है कि कीनिया की पुलिस की कोई अच्छी शोहरत तो नहीं है। ये तो बात है कि वो डेथ स्क्वाड के तौर पर भी जाने जाते हैं, टारगेट किलिंग के लिए भी उनकी बदनामी मौजूद है। लेकिन जिन सर्कमस्टांसेस में अरशद शरीफ को पाकिस्तान से छोड़कर दुबई जाना पड़ा और फिर दुबई के हवाले से भी बताया जाता है कि वहाँ दबाव मौजूद था दुबई अथॉरिटीज से कि रिपोर्ट किया जाए और फिर वहाँ वो चोरी छुपे वहाँ से कीनिया गया। अब कीनिया के अंदर भी जिन दो लोगों के साथ है वो उससे रिलेटेड नहीं है। वो भाई के तौर पर तो रिपोर्ट हुए लेकिन वो उसके दोनों भाई नहीं है। किसने उसका इंतजाम किया वहां पर रहने का और अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है अदर देन कीनिया तो वो क्या मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो रिकॉर्ड पर आना जरूरी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि गाड़ी में अबडक्शन हुई थी, हमने उस शुबे में इस गाड़ी को रोका और ये रुके नहीं तो हमने उसके ऊपर फायर कर दिया। तो बड़ी वो भारी किसी वो हथियार से, बंदूक से, वो जो स्नाइपर फायर होता है उस टाइप की कुछ चीज़ है। क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो इस काबिल नहीं है कि टीवी के ऊपर चला के दिखाई जा सके। ताकि एक हिस्से से गोली लगती है और दूसरे हिस्से से बाहर निकल जाती है। तो इन चीजों का जांचना परखना जरूरी है। वो कौन सी गाड़ी थी जिसमें बच्चा हुआ, वो कौन सी गाड़ी थी जिसमें ये सवार था, वो कौन लोग थे जिनके साथ वो ट्रेवल कर रहा था, वो खुरम नामी शख्स कौन है, वो वकार कौन है जिसके पास आ रहा था, रहने का बंदोबस्त करने वाले कौन थे। फिर पुलिस ने इसके ऊपर फायर क्यों किया? क्योंकि फायर भी ड्राइवर वाली साइड पे होने की बजाय डायरेक्ट जो दूसरा ड्राइवर के साथ वाली पीडी स्टेशन मौजूद था उसकी तरफ 2 बुलेट्स लगी हैं। ड्राइवर सर्वाइव, ड्राइवर की तरफ कोई बुलेट फायर नहीं है। तो ये एक अजीबोगरीब सा ऐसा सवाल है हमारे सबके सामने जिसका जवाब आना बहुत जरूरी है और जुडिशल कमीशन उसका अच्छा जवाब, ताकि बिला वजह किसी की तरफ फिंगर पॉइंटिंग ना हो लेकिन फैक्ट्स जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए। अच्छा नदीम मलिक साहब, इससे कबल कुछ रूमर्स भी गर्दिश कर रहे हैं, कुछ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि वो मुल्क छोड़कर क्यों चले गए, दुबई गए, किसी और कंट्री गए, फिर उनको कीनिया जाना पड़ा। तो इन तमाम चीज़ों का भी इससे कलकामा हो पाएगा तहकीकाती कमीशन से? देखिए, अभी तक की जो इतला है वो दुबई से कीनिया गया है। वो यूके वाली बात दुरुस्त नहीं है। यूके का वो एक नंबर था जो वो व्हाट्सएप पे यूज कर रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग समझते थे कि वो यूके में।
मेरा उससे राब्ता नहीं था, लेकिन जो लोग उससे राब्ते में थे वो एक यूके के नंबर से उनसे मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे। तो ज्यादातर लोग बिलीव के वो इस वक्त बरतानिया पहुंच चुका है, क्योंकि एक आम तासुब यही था कि उसको यहाँ खतरा था, दबाव में था, तो दुबई गया भाग के, और दुबई से वो यूके चला गया। लेकिन यूके वो नहीं गया क्योंकि उसके पास ब्रिटिश वीजा नहीं था, इसीलिए वो दुबई से फिर बाद में कीनिया गया। तो ये चीजें सारा पूरी तफसील जो है कि यहाँ से दुबई क्यों भागा, क्या उसके पीछे, क्योंकि पीटीआई से बाद लोगों ने, शायद शीरी मजारी ने कुछ बयान दिए हैं कि उसके ऊपर हेडमनी थी। अगर ऐसी कुछ सूरत हाल थी तो शीरी मजारी को कमीशन के सामने मौका होगा कि जाएं और अपना बयान रिकॉर्ड करें, बहुत ही मुनासिब फोरम होगा, और इसकी रिपोर्ट पब्लिक की जानी चाहिए सारी डिटेल्स के साथ, कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए, ताकि जितने इबाम और शकूक है वो सारे दूर हो सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नदीम मलिक साहब कि इसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जानी चाहिए, तमाम तर चीज़ें सामने लेकर आनी चाहिए, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। मंसूर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर साहब, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है और डेफिनेटली हम सब के लिए ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। अब इस मामले के लिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया गया है और इसके लिए भी कहा गया है। अब कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को, किस तरफ ये केस जाएगा? हम तो यही चाहते हैं कि तमाम तर चीज़ें जो है वो जल्दी सामने आ जाएं कि एक्चुअली हुआ क्या। देखिए, मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इस बात की है कि अरशद शरीफ जो थे वो हम में से एक थे, वो हमारे कॉलीग थे, वो हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। जहाँ पे एक बात इस बात की है कि जल्दी नताइज जो है वो सामने आने चाहिए, सारी इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इस सारी इंक्वायरी के ऊपर जर्नलिस्टिक कम्युनिटी को भी उसका एक हिस्सा होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हों, लेकिन उनको भी इसका एक हिस्सा बनाना चाहिए ताकि फेयर जो है वो नजर आए कि इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से हुई है। माजी के अंदर पाकिस्तान की 75 साल तारीख उठा के आप देखिए तो बहुत सी ऐसी इंक्वायरीज हैं, बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो हो तो बनी तो सही लेकिन कभी पब्लिक नहीं हो सकी या उनके ऊपर एतमाद नहीं हो सका। अगर एक जर्नलिस्ट के हवाले से तहकीकात होनी है तो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी को भी उसका एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं। मेरा ख्याल में सवाल तो सबसे पहला यहाँ से शुरू होता है कि आखिर ये पाकिस्तान से गए, असल बात तो ये है पाकिस्तान से निकले क्यों, उसके बाद वहां पहुंचे क्यों, उसके बाद वहां पहुंच के इतनी रात को आखिर जब ट्रेवल कर रहे थे तो वो क्यों कर रहे थे। जो आखिरी कन्वर्सेशन उनकी आ रही है, जो एक साबिक सेनेटर ने तफसीलात बताई हैं कि इस वाक़े से जब ये इनके ऊपर फायरिंग हुई है उससे सिर्फ चंद मिनट पहले जब वो गुफ्तगू कर रहे थे और उनके व्हाट्सएप के ऊपर उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने उनको यहाँ तक कहा कि मैं अब ऐसे एरिया में जाने लगा हूँ जहाँ पे नेटवर्क कवरेज नहीं है। तो इस किस्म की गवाहियां हैं, इस किस्म की बातें हैं। और उसके बाद गाड़ी के ऊपर फायरिंग आखिर इस तरह क्यों हुई, एक ही साइड के ऊपर सारी फायरिंग क्यों हुई, सिर्फ टायरों को निशाना क्यों नहीं बनाया गया। 8 पुलिस एहलकार, मेरी इत्तला के मुताबिक 8 पुलिस एहलकार उस नाके के ऊपर मौजूद थे, 8 के 8 जो है इस फायरिंग के अंदर मुलविस हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी, कितने बड़े दहशतगर्द के बारे में पता लग गया था। अगर चोरी की गाड़ी के ऊपर भी ये सारा कुछ हो रहा था तो चोरी की गाड़ी के ऊपर इस तरह तो तहकीकात नहीं होती कि आप जो है वो गाड़ी के ऊपर ही फायरिंग शुरू कर दें। तो बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढना जरूरी है, लेकिन फिर भी पहला कदम कम से कम एक अच्छा कदम है कि इसके ऊपर एक आजाद जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। और क्योंकि इल्जामात इतनी जगहों पे लग रहे हैं, हर शख्सियत के ऊपर लग रहे हैं कि बेहतर तरीका यही है कि एक जामे तहकीकात हो। लेकिन मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि जर्नलिस्टिक कम्युनिटी जो है उसका हिस्सा जरूर होनी चाहिए। ठीक है नदीम मलिक साहब, जिस तरह से ये जो अदालती कमीशन बनाया जा रहा है उसमें ये शख्स शामिल की गई है कि कोई इसमें जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, तो आप समझते हैं कि ये पॉजिटिव साइन होगा और इससे बहुत मदद मिलेगी इस कमीशन को काम करने में? अच्छा बिल्कुल, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने भी गुफ्तगू की है, पहले हम वो सुन लेते हैं और इस पर फिर मज़ीद बात करते हैं। कल केन्या में हमारे पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का जो अंदोनाक वाक़या पेश आया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और पाकिस्तान के अवाम उनकी मौत पर इंतहाई अफसरदा हैं और इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैंने कल सऊदी अरब रवाना होने से पहले केन्या के सदर से खुद बात की और उनको गुजारिश की कि वो हमें तहकीकाती रिपोर्ट फ़ौरन भिजवाएं और इनकी जो बॉडी है उनकी फ़ौरन रवानगी कराने में अपना किरदार अदा करें। और उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि वो इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने
इस वाक़े पर मेरे साथ इज़हार हमदर्दी की। आज मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक़े की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने इस वाक़े पर मेरे साथ इज़हार हमदर्दी की। आज मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त देंगे। ये बाकायदा हम अपनी काबीना से भी इस फैसले की हम तौसीक करवाएंगे, लेकिन मैं पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वाक़या जो कि हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस है, उसकी बेलाग और शफाफ तहकीक होगी और हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने लाए जाएंगे। तो आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं कि इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए, उतनी इस वाक़े के हवाले से बात की जाए उतनी कम है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है। मंसूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से अब प्राइम मिनिस्टर भी ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने खुद भी कीनियन प्रेसिडेंट जो है उनसे बात की है और उनको यही कहा है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो बिल्कुल क्लियर करके सामने रखी जाए और कोई भी चीज़ जो है वो छुपाई नहीं जाए, हर तरह की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सामने लेकर आई जाए। तो आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान की जानिब से अब इतना प्रेशर बिल्ट हो रहा है तो डेफिनेटली हम उम्मीद करें कि हमारे सामने वाकई इन्वेस्टिगेशन आ जाए और जल्दी आ जाए? देखिए, मैं अफसोस के तौर पे मैं ये बात कहूंगा कि मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इस बात की। वो और इसकी वजह यह है कि कीनिया जो है, अगर उसके अंदर कीनिया की पुलिस मुलविस है और उनकी जानिब से सब कुछ किया गया है, मुझे ज्यादा इस बात की उम्मीद तो नहीं है। लेकिन चलें, ठीक है, पाकिस्तान की कोशिश है, सफारती तौर पर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसकी आजाद तहकीकात की जाए। लेकिन मैं दोबारा वही बात करूंगा कि जिस तरह इस सारे मामले के अंदर जो है ना, शफाफियत बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसे सहाफी का कत्ल हुआ है जो इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करते थे, उनके अगेंस्ट प्रोग्राम्स करते थे और पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। तो इन सारी चीजों के लिए शफाफियत बहुत जरूरी है और शफाफियत के लिए बेहतर यही है कि जर्नलिस्टिक कम्युनिटी बीच में हो, ताकि वो खुद भी रिपोर्ट भी कर सके, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को बता भी सकें कि ये तहकीकात का रुख जो है वो किस तरफ जा रहा है। जी, खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, अब हुकूमत की जानिब से भी फैसला किया गया, GHQ की जानिब से भी हुकूमत को ख़त लिख दिया गया है, आला सतह की तहकीकात होंगी, अरशद शरीफ की मौत के असबाब क्या थे, किस तरह से आप देख रहे हैं ये सारा प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ पाएगा? लेकिन ये एक मुश्किल तो ये है कि ये वकूआ जो है वो दूसरे मुल्क में है और वहाँ की जो एजेंसीज हैं या वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन के दूसरे इदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा पाकिस्तान को। और अब ये भी देखना है कि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है। और ये कोई नई बात वैसे इसलिए आज से नहीं है कि बहुत से ममालिक जो हैं वो अपने बाशिंदों के लिए जो दूसरे मुल्क में जिनके साथ कोई इस किस्म का वाक़या पेश आ जाता है उसके लिए वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो होती रही है। लेकिन इसमें अभी जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है वो ये कि इब्तदाई रिपोर्ट जो है उसका इंतजार है कि वहाँ से क्या आता है। और ये अलबत्ता पाकिस्तान को ये जरूर करना चाहिए कि जो शवाहिद को महफूज करने की दरख्वास्त है वो तो फौरी तौर पर उनसे कर देनी चाहिए, उनको कम्युनिकेट करना चाहिए और इसके लिए सफारती चैनल के जरिए वो हो सकता है। अलबत्ता इसमें पाकिस्तान की जो अपनी एजेंसीज हैं वो यकीनी तौर पर ज़्यादा कैपेबिलिटी रखती हैं इस बात की, कीनिया की निस्बत तो कम अज़ कम इनकी सलाहियत ज़्यादा है। ये अगर उसमें इन्वॉल्व होती हैं तो ये बहुत जल्दी इस चीज़ को किसी नतीजे पर पहुँचने की जो दस्तयाब शवाहिद है उनकी मौजूदगी में किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं। और ये इसलिए करना ज़रूरी है कि और GHQ की जानिब से जो इनिशिएटिव दिया गया है इसका बाकायदा एक पस मंजर है, क्योंकि ढके चौके अल्फाज में और कुछ लोग जो है वो तो बहुत मुंह फाड़ के जो है वो इस किस्म की बात कर रहे हैं कि ये चूँकि अरशद शरीफ और होम जो है वो अपने आखिरी दिनों में बहुत हार्श किस्म के जुमले भी इस्तेमाल करते रहे हैं और बहुत तनकीद का निशाना भी बनाते रहे हैं हमारे कौमी सलामती के इदारों को। तो इस हवाले से इसका बिलावजह की कुछ जो शक्कों को शुबहात खड़े करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें GHQ ने खुद इनिशिएटिव दिया है और जुडिशल कमीशन की बात भी की है। लेकिन ये देखें, जुडिशल कमीशन हमारे यहाँ पे तो हो सकता है
अपना इंक्वायरी कमीशन यहाँ का तो कोई अपना हो सकता है, लेकिन ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका जो एक तरीक़ेकार है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा और पाकिस्तान को उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे जो तरीक़ेकार है उसको अपनाते हुए वहाँ की हुकूमत जो है उससे रब्ता करना पड़ेगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। और बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि पुलिस को क्या इस बात का इख्तियार था और ये पुलिस ने फायरिंग जो है वो किस जानिब से की, और क्या ये जो है वो गाड़ी को रोकने के लिए यही तरीका होता है कि आप डायरेक्ट जो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ शख्स है उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर दें। फिर इसके अलावा जो है वो जो वहाँ पे जिन लोगों के साथ वो राब्ते में, लेकिन सारा कुछ इस मामले में अंधेरे में है। कल उनके वकील जो है शेब रज़ाक, उनकी जो गुफ्तगू थी उससे तो ये लग रहा था कि जो उनके साथ बैठा हुआ बंदा जिसके साथ वो जा रहे थे, खुर्रम या एक वकास नाम का शख्स जिसके साथ उनका टेलीफोनिक रब्ता था, वो फैमिली के लिए कम अज कम अननोन है। और शेब रज़ाक जिस अंदाज में करीबी ताल्लुक का दावा कर रहे थे और वो कहते हैं कि 27 साल से जो है वो उनकी फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो इस सारी चीज़ के तनाजुर में अगर उनको खुर्रम का, वकास का उनको कोई इल्म नहीं है तो ये सारी चीज़ें जो है इसका मतलब है वो इसरार के पर्दे में लिपटी हुई हैं। और वो कीनिया में वहाँ पे उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या थी और क्या वो कि किसी और मुल्क में भी उन्होंने कोई मूव किया है या नहीं, इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए ज़रूरी है। अलबत्ता ये तो तय है कि इंक्वायरी के बगैर ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी और ये हक़ाइक़ सामने लाए जाने ज़रूरी है। जो सवालात उठ रहे हैं उनका जवाब भी तलाश करना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। खालिद अजीम साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मंसूर अली खान भी शरीक गुफ्तगू थे, आप दोनों का शुक्रिया। अमेरिका की जानिब से सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर दुख का इजहार किया गया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमें अरशद शरीफ की मौत पर गहरा रंज है। कीनिया की हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करे। नेड प्राइस ने इमरान खान की नाअहली के सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म आज सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी होगी, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म आज सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी होगी, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। हाथ से लिखे गए इस्तीफ़े में आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर बतौर वज़ीर क़ानून मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते, इसलिए आइन की शिक 92 के तहत इस्तीफ़ा भिजवा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, 3 जजेस के नाम पर इत्तेफाक हो गया। जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम मौखिर कर दिया गया। जिन 3 जजों के तकर्रुर की सिफारिश की गई उनमें जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी के नाम कसरत राय से मंजूर किए गए, जबकि जस्टिस अतहर मिनल्लाह के नाम की सिफारिश इत्तेफाक राय से की गई। जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। मुस्ताफ़ी एम ने साले मोहम्मद के गले में तख्ती क्यों लटकाई? पीटीआई रहनुमा गले में एहतजाजी प्ले कार्ड लटकाए सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए। रहनुमाओं ने इंसाफ के इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। तहरीक इंसाफ का मन चाहे इंसाफ के लिए पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च। कौमी असम्बली से इस्तीफों की गर्दान करने वालों ने हस्बे साबिक एक और यू टर्न ले लिया। शाह महमूद कुरैशी फायरिंग केस के मुलजिम साले मोहम्मद को मुंतखब नुमाइंदा कहते और उनके लिए रुकने पार्लियामेंट की रियायतें मांगते रहे। जब एक मुंतखब नुमाइंदे की आप तस्दीक करते हैं, जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया होता है, आप उनकी तस्दीक करते हैं। उनके गले में एक प्लेकार्ड डालकर जिस तरह तस्वीरें खिंचाई गई, ये बिल्कुल नामुनासिब है। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगने आई थी, मगर असद उमर ने तो अदलिया को ही निशाने पर रख लिया। वो पार्लियामान जो है वो तो बेतौकीर हो चुकी है। माजरत के साथ वो इंसाफ के इदारे जो इससे बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर अपना एक्शन ले लेते हैं, वो हमें इंसाफ देते हुए नजर नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक तरफ अदालतों पर अदम एतमाद का इजहार करते रहे, दूसरी जानिब ये ऐलान भी किया कि साले मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा।
इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का मामला। इलेक्शन कमीशन ने शोकॉज मुअत्तली का लाहौर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, बताइएगा दरखास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन और कानून में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात वाज़ेह हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन-आमेज़ बयानात पर नोटिस जारी किए थे। जवाब तसल्लीबख्श नहीं मिले, जिस पर शो कॉज जारी हुए और शो कॉज नोटिस हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर रखे हैं और कहा है कि उनकी आड़ में कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो सकती। जो सरासर इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उसको कम करने की कोशिश है। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने क्योंकि कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, लिहाजा अदालत जो लाहौर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्मनामा उसको मुलज़िम करार देते हुए इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की इजाजत है। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल। कोरोना वबा के दौरान गुड गवर्नेंस का दावा करने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियां सामने आ गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में कोरोना फंड्स में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियां सामने आ गई। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं कज़ाफी भट्ट से। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि 5 अरब 24 करोड़ रुपए से जो जायद की रकम है वो अस्पतालों की जरूरत का जायजा लिए बगैर जो है वो जारी की गई, जबकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी को रकम दी गई और 4 अरब रुपए से जो जायद की रकम है वो कोरोना फंड में इनको जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि 6 अरब 48 करोड़ रुपए जो है वो सेहत के शोबे पर खर्च करने की बजाय सिर्फ कमर्शियल बैंकों में रखवा दिए गए। हालांकि हुकूमत के पास इस बात का इख्तियार नहीं होता कि वो ये रकम जो है कमर्शियल बैंकों के अंदर रखवाए। रिपोर्ट के अंदर इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि कोरोना वबा के दौरान जो करंटीना सेंटर्स बनाए गए थे उनमें मुनासिब इंतजाम ही नहीं किया गया और इन मराकज के अंदर मरीजों का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। डैशबोर्ड के ऊपर जो मरीजों के इन मराकज में मरीजों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान समेत एशिया, यूरोप, शुमाल मशरक़ी अफ्रीका के कई ममालिक में देखा जाएगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक एशिया और यूरोप में मगरबी हिस्से, शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता में सूरज को दोपहर 1:58 पर ग्रहण लगना शुरू होगा। इसका अख्तिताम 6:02 पर होगा। पाकिस्तान में सूरज को जुज़वी तौर पर ग्रहण लगेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में 4 बजे जुज़वी सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। बैनुल अक़वामी मरकज़ फल्कियात ने खबरदार किया है कि बराह रास्त सूरज ग्रहण को देखने से आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। दुनिया भर की तरह लाहौर में भी आज रवा बरस का दूसरा जुज़वी सूरज ग्रहण देखा जा सकता है। जुज़वी सूरज ग्रहण दोपहर 4 बजे अपने उरूज पर होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा की नुमाइंदा आयशा अता से। जी आयशा। अच्छा, बिल्कुल, रवा साल का पहला सूरज ग्रहण 30 अप्रैल, जबकि दूसरा सूरज ग्रहण जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में आज जो है वो देखा जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह गया है कि आज का सूरज ग्रहण जो है वो जुज़वी तौर पर देखा जाएगा और अगर इसके औकात कार की बात की जाए तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4 बजे तक जो है वो पीक पर होगा, यानी जुज़वी तौर पर जो है वो देखा जा सकेगा और शाम 6:02 के ऊपर जो है वो ये एहतताम पजीर होगा। माहिर फल्कियात की अगर बात की जाए तो उनका यही कहना है कि सूरज ग्रहण जो है वो उस वक्त नमूदार होता है जब चांद गर्दिश करता हुआ जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है और जुज़वी सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद गर्दिश करता हुआ जमीन और सूरज के दरमियान नहीं आता बल्कि इसके कुछ हिस्से को जो है वो ढांप लेता है। इसी तरह से माहिरीन जो है वो यही कह रहे हैं कि आज का सूरज ग्रहण जो है वो इसको देखने के लिए यकीनन शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैन या बेताब होंगे, लेकिन इसके लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाना ना भूलें। इसको बराह रास्त देखना जो है वो अंधेपन का शिकार भी कर सकता है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर अपनाएं, ग्लासेस का इस्तेमाल करते हुए इसका नज़ारा करें। जी डेरा इस्माइल खान में थाना सदर के करीब पुलिस का सर्च ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया जबकि दूसरे ने खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया। मजीद जानते हैं अहमद नवाज मुगल से। जी अहमद नवाज मुगल, तफसीलात क्या हैं?
जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान का गुलजानाबाद इलाका है, इरफानाबाद, और यहाँ पर जो है दहशतगर्दों की इत्तला वसूल हुई थी पुलिस को, और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया तो दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान जो है फायरिंग का तबादला हुआ है, और फायरिंग के तबादले में जो है एक खुद को जो हमलावर था उसने खुद को उड़ा दिया धमाके से, जबकि दूसरा दहशतगर्द जो है वो पुलिस की फायरिंग से जो है वो जांबाक हो चुका है, और इलाके में जो है दहशतगर्दों की तलाश जारी है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया अहमद नवाज मुगल। लाहौर के इलाके कोट लखपत में गुज़िश्ता रोज़ शादी से इनकार पर लड़की को जलाने का वाक़या। 20 साला किरण जख्मों की ताब ना लाकर अस्पताल में दम तोड़ गई। लाहौर से जहांगीर खान की रिपोर्ट। कोट लखपत में अफसोसनाक वाकया। 20 साला किरण की अपने फुफीजात से 3 साल कबल मंगनी हुई। वालिदैन को लड़के का चाल चलन दुरुस्त न लगा तो शादी से इनकार कर दिया। खुरम ने दिल में रंजिश रखी और मुबैना तौर पर किरण को मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। किरण 2 रोज अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। शिद्दत गम से निढाल वुरसा कहते हैं मुलजिम खुरम ने रिश्ता तोड़ने पर आग लगाई। एक असी बंदा शक्की मिजाज दा ते इनू यही समझाने सा कि शक जेड़ा ना अच्छा नहीं हुंदा, पर उनकी समझ ही नहीं आई। इसे शक शुबे दे विच उन्हें मेरी बेटी जलाती। वो लड़के के जो चाल चलन थे अच्छे नहीं थे, इसकी वजह से इनकार किया था। उसने दूसरे कमरे में जाकर आग लगा दी है। तो काइंडली हमें भी यही इसी तरह इंसाफ चाहिए। कोट लखपत पुलिस ने मरकजी मुलजिम खुरम समेत 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। ICC T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना दूसरा मैच जुमेरात को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी। कौमी स्क्वाड गुज़िश्ता रोज मेलबर्न से पर्थ पहुंचा था, जहां एक रोज आराम के बाद आज खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस के लिए मैदान का रुख किया। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की मशकें की गई। भारत के खिलाफ मैच में होने वाली गलतियों को ठीक करने की कोशिश की गई। पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेटों से हराया था। T20 वर्ल्ड कप कौमी स्क्वाड की पर्थ में प्रैक्टिस टीम पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच जिम्बाब्वे से खेलेगी। दो मरतबा की चैंपियन वेस्टइंडीज वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से बाहर। हेड कोच फिल सिमंस ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वेस्टइंडीज़ के कोच ने एक बयान में कहा कि यह दिल दहला देने वाला मायूसकुन लम्हा है। हम टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेले, अब हमें टूर्नामेंट का बकिया मरहला वेस्टइंडीज़ टीम के बाहर ही देखना होगा। मैं अपने मद्दाहों और फॉलोअर्स से दिल की गहराइयों से माजरत ख्वाह हूँ। फिल सिमंस ने अगले माह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ को अपना आखिरी असाइनमेंट करार दिया। फिल सिमंस ने 2019 में वेस्टइंडीज़ की कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। आपको बताएं कि वेस्टइंडीज़ के कोच ने एक बयान में कहा है कि यह दिल दहला देने वाला मायूसकुन लम्हा है। हम टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेले, अब हमें टूर्नामेंट का बकिया मरहला वेस्टइंडीज़ टीम के बगैर ही देखना पड़ेगा। मैं अपने मद्दाहों और फॉलोअर से दिल की गहराइयों से माजरत ख्वाह हूँ। जानवरों से दोस्ती और औलाद से भी ज्यादा प्यार करने वाली खातून ने बिल्ली के इलाज में गफलत बरतने पर वेटरनरी डॉक्टर के खिलाफ अदालत में हर्जाने का दावा दायर कर दिया। खातून की पालतू बिल्लियों से मोहब्बत की कहानी अरशद अली की जुबानी। बिल्लियों की बलाएं लेती ये है फ्रीहा, जिनकी पालतू बिल्ली वेटरनरी डॉक्टर के तजर्बों की बैंड चढ़ गई। मानो नामी बिल्ली की मौत फ्रीहा के लिए रोग बन गया। फ्रीहा ने दर्जनों बिल्लियां पाल रखी हैं। इन्हीं में से एक बिल्ली मानो को दांतों का मसला हुआ तो वो वेटरनरी डॉक्टर के पास ले गई। खातून के मुताबिक वेटरनरी डॉक्टर ने बिल्ली के 4 दांत निकाल दिए।